एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बायोलॉजी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने परागकोश या लघुविजाणु ध्वनि के परिवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो परागकोश होता है वो प्रारंभिक अवस्थाओं में अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश अविभेदित कोशिकाओं के समूह होता है। इस कोशिकाओं के चारों ओर एपिडर्मिस, जिसे बाह्य त्वचा कहा जाता है, का आवरण होता है और इस अविभेदित कोशिकाओं के समूह में कुछ परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने से शुरुआत में 2 और फिर बाद में 4 परागकोश का निर्माण होता है। अब 2 या 4 जब परागकोश बन जाते हैं तो हम जानते हैं कि जो परागकोश होते हैं उस परागकोश में प्रत्येक एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं जिन्हें लोब्स कहा जाता है और प्रत्येक एक पाली के अंदर 2 लघुविजाणु धानी पाई जाती हैं। लघुविजाणु धानी जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि जो 2 लघुविजाणु धानी पाई जाती है, इस लघुविजाणु धानी का विकास कैसे होता है। तो प्रत्येक एक लघुविजाणु की बात करें तो जो लघुविजाणु जो बनती है, लघुविजाणु धानी जो बनती है, उस धानी की जो हाइपोडर्मिस जो सेल होती है, हाइपोडर्मिस जो त्वचा होती है जिसे आदर्श त्वचा कहा जाता है, तो हाइपोडर्मिस की कोई एक सेल्स आकार में बड़ी हो जाती है जिसे आर की स्पोरियल सेल कहा जाता है। प्रप्सु कोशिका कहा जाता है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स का विकास हाइपोडर्मिस से हुआ है, इसका आकार बढ़ जाता है और इसे आर्किस्पोरियल सेल्स का कहते हैं। इस आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था। इसमें मैंने बताया था इसको परिणत विभाजन कहते हैं। परिणत विभाजन एक ऐसा विभाजन जो पास वाली कोशिका के एक हम कहें हॉरिजॉन्टल होता है, उसे पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। इस पेरिक्लिनल डिवीजन होने से यहां पर 2 सेल्स बनी थी, एक प्राइमरी पैराइटल सेल जिसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहा जाता है, दूसरी जो थी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो हाइपोडर्मिस जो सेल होती है, वो लेयर होती है, इस हाइपोडर्मिस लेयर में कोई एक सेल्स आकार बड़ी हो जाती है जिसे आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था। पेरिक्लिनल डिवीजन से 2 सेल्स बनी थी, एक प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो 2 सेल्स बनी हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका।
प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है, इससे पराग जिसको हम कहते हैं एंथरवाल, पराग भित्ति का निर्माण होता है। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये या तो ये सीधे ही प्राथमिक लघु बीजाणु ये सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर सीधे ही प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, या दूसरा इसमें ऑप्शन है कि जब अगर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट नहीं होती है तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इसी वीडियो में अंत में इस टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है उससे पराग भित्ति या परागकोश भित्ति का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब परागकोश का पर्दन होता है तो उसमें दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। या हम ये कहें कि परागकोश का जब पर्दन होता है तो परागकोश दो भागों में विभेदित हो जाता है। पहला परागकोश भित्ति, परागकोश भित्ति जिसे एंथर वाल कहते हैं। एक तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। नंबर 2 बीजाणुजन ऊतक या बीजाणुजन कोशिकाएं कह सकते हैं, स्पोरोजीनस सेल। ध्यान दें, परागकोश भित्ति को हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद हम बीजाणुजन कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। परागकोश जो भित्ति होती है, इसका जो निर्माण होता है परागकोश भित्ति का, वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है। प्राइमरी पैराटल जो सेल्स है वो परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। परागकोश भित्ति का विकास परागकोश के विकास के साथ साथ होता है। इसमें प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका है, इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका में एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में पेरिक्लिनल डिवीजन बताया था कि क्या होता है। एंटीक्लिनल डिवीजन पर हम नजर डालते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये सेल हैं। अब किसी भी सेल में जो विभाजन होता है वो पास वाली कोशिका के अगर लंबवत होता है, ऐसे परपेंडिकुलर, जिसे लंबवत कहते हैं, तो वो जो डिवीजन होता है एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जिसे अपनत डिवीजन कहते हैं। अपनत विभाजन, ऐसा विभाजन जो पास वाली कोशिका के लंबवत होता है। इस प्रकार विभाजन होने से
जो सेल का जो व्यास है वो बढ़ता है। अगर प्राथमिक भित्ति कोशिका में पेरी एंटीक्लिनल डिवीजन बार बार होगा तो इसमें परागकोश भित्ति, क्योंकि हमें मालूम है कि प्राथमिक भित्ति कोशिका परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, जब इसमें बार बार एंटीक्लिनल डिवीजन होगा तो परागकोश भित्ति का आकार या व्यास उसका बढ़ेगा। प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर यानी हम कह सकते हैं 4 लेयर पाई जाती हैं, 4 लेयर्स पाई जाती हैं। और जो लेयर्स जो होती हैं ये परिधि से केंद्र की ओर होती हैं, परिधि से केंद्र की ओर। चारों लेयर जो हम पढ़ेंगे उसका अध्ययन परिधि से केंद्र की ओर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई सेल है और या ये कहिए परागकोश भित्ति है, इस परागकोश भित्ति में एक सेल ये जो यहां है, एक सेल इसके अंदर है, ये फिर ये तीसरी सेल, फिर ये चौथी सेल। इसका मतलब पहली जो स्तर होगा वो नंबर 1 यहां होगा, नंबर 2 यहां होगा, नंबर 3 यहां होगा, नंबर 4 यहां होगा। इस प्रकार से हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिका से होता है और इस कोशिका में एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं जिससे इसका व्यास बढ़ता है। 4 स्तर इसमें पाए जाते हैं। 4 स्तर का जो एक तरीके से विन्यासित होते हैं, 4 स्तर वो परिधि से केंद्र की ओर होते हैं। पहला जो स्तर है वो है एपिडर्मिस। पहला है एपिडर्मिस, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। एपिडर्मिस। दूसरा जो स्तर है वो है अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम, एंडोथीशियम कहा जाता है इसे, एंडोथीशियम। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप इंग्लिश जरूर याद करते चले अगर आप याद कर सकते हैं तो। नंबर 3 है मध्य परत, मध्य परत, मिडल लेयर। और नंबर 4 है पोषुतक, जैसे टैपिटम भी कहा जाता है, इंग्लिश में टैपिटम। चारों जो स्तर होते हैं परिधि से केंद्र की ओर विन्यासित होते हैं। सबसे पहला हम बाह्य त्वचा पढ़ेंगे, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और फिर टैपिटम। बाह्य जो त्वचा होती है इसको हम देखते हैं, एक बार नजर डालें डायग्राम पर। ये सबसे बाहर जो है ये वाला एपिडर्मिस है ये। इसके जस्ट नीचे जो ब्लू इंक में है, ब्लू कलर में है, वो एंडोथीशियम है। और उसके जस्ट नीचे 1 2 3 2 और 3 जो लेयर्स होती हैं वो मिडल लेयर की हैं, मिडल लेयर है। और उसके बाद हम देखें ये टैपिटम वाली सेल्स है, टैपिटम लेयर्स है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। बाह्य जो त्वचा होती है ये लघुजनधानी की आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल। इट मीन्स सबसे बाहरी परत होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है। लघुजनधानी के सबसे बाहर जो परत होती है उसे बाह्य त्वचा कहते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो दीर्घित होती हैं, दीर्घित, जिसे एलोंगेटेड कहा जाता है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, लंबी और चपटी जो सेल्स होती हैं वो दीर्घित होती हैं। इसके अलावा जो बाह्य त्वचा होती है ये अंदर जो बीजाणुजन ऊतक है जिसमें परागकण बन रहे होते हैं और बाकी जो लेयर्स हैं उनकी भी एक तरीके से सुरक्षा करती है। तो हम कह सकते हैं
परागकणों की सुरक्षा करना इसका कार्य है बाह्य त्वचा का। और ये केवल सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर ही है, केवल इसकी एक ही परत पाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, केवल ये ब्लैक जो कलर में है ये सिंगल लेयर्ड है। आप देख रहे हैं लंबी भी है, चपटी है, इसलिए इसका नाम एलोंगेटेड दीर्घित कहा गया है। सबसे बाहरी परत है और ये यहां से लेकर यहां तक की सुरक्षा करती है। तो डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपके कि बाह्य त्वचा का रोल क्या है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम एंडोथीशियम जो परत होती है ये एपिडर्मिस सेल के नीचे होती है। जो एपिडर्मिस वाली जो लेयर होती है उसके नीचे वाली लेयर जो होती है वो एंडोथीशियम की होती है। ये भी एक तरीके से सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर एक परत वाली ही होती है। इसकी भी केवल एक परत जैसे बाह्य त्वचा की थी वैसे इसकी पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ध्यान दें, एंडोथीशियम की जो परत होती है इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो भी एक तरीके से दीर्घित होती हैं, दीर्घित होती हैं और मोटी होती हैं, दीर्घित होती हैं और मोटी होती है। इसकी जो परत होती है, परत यानी हम ये कहें इसकी जो सेल्स होती है, सेल्स की अंदर वाली जो परत होती है उस परत के ऊपर एक पदार्थ होता है जिसे अल्फा सेलुलोज कहा जाता है। अल्फा सेलुलोज, उसका एक जमाव होता है अर्थात वहां पर जमा रहता है। और अल्फा सेलुलोज की वजह से, अल्फा सेलुलोज जमा होने की वजह से इस परत को फाइबरस लेयर भी कहा जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं रेशेदार परत, रेशेदार परत भी हम कह सकते हैं, फाइबरस रेशेदार। क्यों? क्योंकि अल्फा सेलुलोज जमाव होने से इसकी सेल्स जो है वो यू शेप की हो जाती है, यू शेप, यू आकार की इसकी सेल्स हो जाती हैं। जैसा हम डायग्राम में देखें, ये यू आकार की सेल्स हैं, रेशेदार पट्टियां हैं, फाइबरस बैंड है। इनकी अगर नेचर की बात करें तो इनमें जो सेल्स होती हैं एंडोथीशियम लेयर में, वो सेल्स हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक, इट मींस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। इसका मतलब होता है आर्द्रताग्राही, यानी इनकी प्रकृति आर्द्रता को ग्रहण करने की होती है। जब भी लघु जड़धानी में शुष्क स्थिति आती है, ड्राई सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर जो फाइबरस बैंड की वजह से या अल्फा सेलुलोज के जमाव की वजह से इसमें रप्चर हो जाते हैं अर्थात टूट जाती हैं। और जब भी ध्यान दें, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये बीजाणुजन ऊतक है जिससे बीजाणु हम ये कहें लघुजाणु निर्माण होता है। इसके बाद ये टेपिटम सेल्स हैं, उसके बाद मिडल लेयर है, उसके बाद एंडोथीशियम है, फिर एपिडर्मिस है। तो यहाँ से देखें तो ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियम की बात हम कर रहे हैं। तो जब भी ये लघुजाणु जब इसमें बन जाते हैं तो इस लघुजाणु धानी का प्रस्फुटन होता है। तो प्रस्फुटन में ये जो सेल है नंबर 2 वाली अंतस्थीशियम, एंडोथीशियम, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रताग्राही होती है। जब इस ड्राई सिचुएशन आती है तो इसमें ये यहाँ से प्रस्फुटन हो जाता है, टूट जाती है, टूटने से लघुजाणु बाहर आ जाते हैं। एक यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी है कि जब भी पराग को हम ये कहें परागकोश का प्रस्फुटन होता है,
तो सबसे ज्यादा जो अहम रोल अदा करती है वो एंडोथीशियम होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि परागकोश प्रस्फुटन में सबसे अत्यधिक अहम भूमिका किस परत की होती है, तो आप डियर स्टूडेंट्स आप आंसर देंगे एंडोथीशियम की। अब नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे, वो है मिडल लेयर, जिसको मध्य परत कहा जाता है। नंबर 3 है मध्य परत। मध्य परत ये वो लेयर होती है जो एंडोथीशियम के नीचे होती है। हम कह सकते हैं एंडोथीशियम लेयर के नीचे पाई जाने वाली परत मध्य परत होती है। ये भी सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड होती हैं और इसकी जो कोशिका होती है वो कोशिका हम ये कहें एक तो छोटी होती हैं और अल्पकालिक होती हैं। अल्पकालिक होती हैं। एंडोथीशियम है, ये वो परत है जो टेपिटम सेल से जस्ट ऊपर होती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 स्टेपिटम। मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेल है वो है टेपिटम। इनर मोस्ट सेल है ये। इनर मोस्ट सेल सबसे अंदर वाली सेल, परागकोश में सबसे अंदर जो सेल पाई जाती है परागकोश भित्ति की, वो इनर मोस्ट सेल होती है, टेपिटम होती है। नंबर 2 टेपिटम जो सेल होती है, यहां हम देखें तो जो बीजाणुजन ऊतक होता है उसके जस्ट ऊपर होती है। हम कह सकते हैं कि बीजाणुजन ऊतक या कोशिकाओं का समूह। बीजाणुजन ऊतक या बीजाणुजन कोशिकाओं के समूह के ऊपर जो सेल पाई जाती है वो टेपिटम सेल होती है। इट मींस डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो बीजाणुजन ऊतक है इससे लघुजन मात्र कोशिका बनती है। लघुजन मात्र कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु को एक प्रकार से ये एक सुरक्षा करती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो सेल्स एक तरीके से हम कहें सुविकसित होती हैं। इसी में सेल्स की बात कर रहे हैं हम, सुविकसित होती हैं। इसके अलावा सेल्स जो होती हैं उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अत्यधिक होता है, ज्यादा होता है। नंबर 3 बहुकेंद्रकी होती है। टेपिटम जो सेल्स होती है उसमें एंडोमाइटोसिस होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक बार बार होगा, विभाजन होने से केंद्रक ज्यादा होगी, बहुकेंद्रकी होती है। इसके अलावा ये जो टेपिटम है ये लघु बीजाणु जो होते हैं, लघु बीजाणु जिन्हें परागकण कहा जाता है, उनको पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करने वाली सेल्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से आता है टेपिटम से रिलेटेड। तो इसको आप याद करना नहीं भूले। सबसे ज्यादा जो एंथर वॉल में आपको फोकस करना है वो टेपिटम पे करना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने वाली कौन सी सेल्स होती हैं, तो आप कहेंगे टेपिटम।
ये भी सिंगल लेयर ही होती है, सिंगल लेयर्ड होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेयर है वो टेपिटम है। अब हम पढ़ेंगे टेपिटम के प्रकार। टेपिटम के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, टेपिटम दो प्रकार का होता है। अमीबीय या जिसे पेरी प्लाज्मोडियल टेपिटम कहते हैं। नंबर 2, स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। दो प्रकार का टेपिटम होता है प्लांट्स में, अमीबी या पेरीप्लाज्मोडियल, दूसरा है स्रावी या ग्रंथिल। अगर हम बात करें अमीबी या पेरीप्लाज्मोडियल की, तो इसमें ध्यान दें, इसमें क्या होता है कि टेपिटम की जो सेल होती हैं, सेल की सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो होती है वो टूट जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ें आप। इस प्रकार के अमीबी या पेरीप्लाज्मोडियल जो टेपिटम है, इस प्रकार के टेपिटम में जो सेल होती है, सेल की सेल वॉल टूट जाती है और टूटने पर जो अंदर का जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, वो कोशिका द्रव्य बाहर आ जाता है और कोशिका द्रव्य बाहर आकर के पराग जो कुट होते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है, पराग कुट में। और कोशिका द्रव्य, सारी सेल्स का कोशिका द्रव्य बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद इकट्ठा हो जाता है वो संरचना पेरीप्लाज्मोडियल कहलाती है और पराग कुट में प्रवेश कर जाती है और पराग जो कण होते हैं उस पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो टेपिटम होता है ये अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। कुछ प्लांट आप याद रखें, टाइफा के अंदर ऐसा होता है, टाइफा, एलिस्मा भी हम कह सकते हैं, एलिस्मा एक ट्रेडिस्केंसिया है, ट्रेडिस्केंसिया, उसके अंदर भी अमीबी या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम पाया जाता है। अब नंबर 2 बात करते हैं हम स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। स्रावी या ग्रंथिल, इस प्रकार के टेपिटम में टेपिटम की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स कुछ श्रवण करती हैं और जो श्रवण होता है वो पोषक पदार्थों का होता है। पोषक पदार्थों का श्रवण होता है और पोषक पदार्थ जो है परागकण ग्रहण करते हैं जिनसे उनका विकास होता है। यहां पर एक चीज ध्यान दें आप, इसे ग्रंथिल क्यों कहा गया है? स्रावी तो हम मानते हैं कि क्योंकि ये पोषक पदार्थों का सीक्रेशन करता है इसलिए स्रावी नाम पड़ा। ग्रंथिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के ऊपर एक वसीय प्रकृति के, यानी हम ये कहें वसीय पदार्थ के कण पाए जाते हैं या वसीय पदार्थों के कण पाए जाते हैं। इसलिए वो सेल्स जिसके ऊपर वसा के पदार्थों के या वसा के जो कण होते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया प्रोयूबिस। प्रोयूबिस का है, प्रोयूबिस बॉडी। ऐसी सेल्स जिस सेल्स के ऊपर वसा के जो कण पाए जाते हैं उन्हें प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। और जो प्रोयूबिस बॉडी होती है इनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन
स्पोरोपोलेनिन। पोलेनिन पदार्थ होता है, उसका जमाव हो जाता है, जिससे ये जो कण है जो प्रोयूबिस बॉडी कहलाते थे, ये बाद में यूबिस बॉडी कहलाएंगी। यूबिस काय कहलाते हैं। इसलिए ये जो कण जो होते हैं स्पोरोपोलेनिन के, उसकी वजह से ग्रंथिल टेपिटम इसे कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स टेपिटम का महत्व। कई बार क्वेश्चन आ चुका है टेपिटम का महत्व। टेपिटम जो होता है, एक तो ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है, दूसरा जो है, पहला हो गया परागकणों को पोषण प्रदान करना, दूसरा जो है ये एक पदार्थ सीक्रेट करता है, यानी कि उत्सर्जित करता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत अत्यधिक पाई जाती है, और जो परागकण होते हैं, परागकण जो होते हैं, उन परागकणों का जो एंजाइम होता है, अर्थात बाह्य जो चोल होता है, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जो बाह्य चोल होता है उसका निर्माण स्पोरोपोलेनिन करता है। अब ये कह सकते हैं कि परागकणों का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का बना होता है। इसी पदार्थ की वजह से परागकण लंबे समय तक भूमि के ऊपर पड़े रहते हैं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, ये अत्यधिक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेपिटम जो होता है वो एक एंजाइम है, कैलेस एंजाइम, कहीं पर कैलेस है, कहीं पर कैलेज है। कैलेज एंजाइम है, ये सीक्रेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, जो कैलेज एंजाइम है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि जो परागकण होते हैं, परागकणों का जब इस लघुजन धानी में निर्माण होता है तो वो चतुष्क अवस्था में होते हैं। चतुष्क मतलब या इस शेप में हो सकते हैं, वो इस शेप में हो सकते हैं, इस शेप में, यानी कि टेट्राड सिचुएशन हम कह सकते हैं। टेट्राड जिसे चतुष्क कहा जाता है, इस अवस्था में रहते हैं, चार एक साथ बनते हैं। तो चतुष्क में जो भित्ति होती है, जैसे मान लीजिए परागकण है और ये परागकण इस भित्ति की वजह से आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये भित्ति जो है वो कैलोस भित्ति होती है। उस कैलोस भित्ति को डिजोल्व यानी कि इसको घोलने का जो काम नष्ट करने का कार्य करता है वो कैलेज एंजाइम होता है, और कैलेज एंजाइम टेपिटम ही साबित करता है। इसके अलावा जो टेपिटम होता है वो पोलन किट क्या होता है कि ऐसे फ्लावर्स जो कीट परागित होते हैं, कीट परागित जो फ्लावर्स होते हैं, जिन फूलों पर कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है, तो वहां पर एक येलो यानी कि पीले कलर का पाउडर जैसा एक पदार्थ जम जाता है, जिसे पोलन किट कहते हैं। उसका श्रवण भी टेपिटम ही करता है। कई बार क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स कि यदि परागकणों के विकास से पहले ही टेपिटम स्तर का ह्रास हो जाए अर्थात डिजनरेट हो जाए तो क्या होगा? अगर परागकणों का विकास होने से पहले ये जो लेयर है टेपिटम नष्ट हो जाती है, तो क्या होगा कि पराग जो कण होते हैं उनको पोषण नहीं मिलेगा। पोषण नहीं मिलेगा, जब पोषण नहीं मिलेगा तो उनका विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा, या तो विकास उनका अबॉर्टिव होगा अर्थात रुक जाएगा, अबॉर्टिव जिसको रुद्ध कह सकते हैं,
और वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो जनन क्षमता है, जनन क्षमता जो होती है उसका ह्रास होगा, यानी कि आगे उनमें अंकुरण नहीं हो पाएगा परागकणों का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखना है कि अगर परागकणों के विकास से पूर्व ही टेपिटम कोशिका या टेपिटम स्तर का ह्रास हो जाता है तो परागकणों का विकास रुक जाता है, या तो परागकणों का विकास होगा ही नहीं, अगर होता है तो परागकण इनफर्टाइल प्रवृत्ति के होंगे, अर्थात जनन क्षमता का ह्रास हो जाएगा, उनमें अंकुरण नहीं हो पाएगा और वो अबॉर्टिव प्रवृत्ति के होंगे। अगर इधर हम ध्यान दें, ये पूरा जो हम ध्यान दें परागकोश का है, परागकोश में सबसे बाहर ये एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और उसके बाद ये टेपिटम है। आज जैसा आप देख पा रहे हैं टेपिटम सेल्स ज्यादा बड़ी होती है, अंदर इधर ऊतक है जिससे निर्माण होगा। 4 परागधानी है, 1 2 3 4। तो आज के लिए ही डियर स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।